जी, सब दोस्तों को सलाम पहुँचे। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू, कालम नवीस, रोज़नामा नवाए वक्त, इस्लामाबाद। आज जिस मौजू पे बात करनी है वो है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इसमें पाकिस्तानी हैं, और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे मुहिब वतन हैं, काबिल हैं और मुल्क की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। दोनों का मकसद मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, पॉलिसी साजी, मनसूबाबंदी, ये सारे काम इनके मकासद में आते हैं। दोनों का अगर हम देखें तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक सीक्रेट पावर है, सीक्रेट फोर्स है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का एक गुलदस्ता है, मजमूआ है। जबकि हुकूमत एक वाज़े ताकत है जिसका ताल्लुक़ अवाम के साथ है और वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका अगला कंपोनेंट ये होता है कि वो एक नज़रियाती, एक ख़ास नज़रियात को लेके आइडियालॉजी के ऊपर बेस करती है, मुनज़्ज़म होती है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड उनकी पॉलिसी और प्लानिंग होती है। एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत वो चलते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत होती है वो लिबरल होती है, गैर मुनज़्ज़म होती है। वो अपने पहले इलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं लोग, और दूसरे आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनके लिहाज से मुमकिन है कि जो उनके नज़रियात हैं, जो आइडियालॉजीज़ हैं, उसमें किसी भी आइडियालॉजी के वो फॉलोअर हो सकता है। लेकिन जो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ख़ास आइडियालॉजी को लेके चलती है जो कि फाउंडेशन ऑफ द कंट्री है, फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है, और उसको आगे लेके वो चलते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो उसका काम होता है लोगों के काम करवाना। जो जितने भी MPs हैं, MNAs हैं, ये लोगों के काम करवाते हैं और लोगों के साथ साथ अपने काम भी उनके होते हैं, और वो काम उनकी नीयत अच्छी भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसकी जो लीडरशिप होती है वो एक प्रोसेस के तहत ऊपर आती है, और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो कोर्सेज़ हैं और उनको पास करके बड़ी उसको स्क्रूटनाइज करके तो वो फिर जो है वो टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो हुकूमत है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी हो और वो एक ऑर्गेनाइज भी हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक मिनॉरिटी जो पॉलिटिक्स है, मिनॉरिटी पॉलिटिक्स से मुराद है जिसकी सीटें कम हैं असेंबली में, उनकी तादाद अगर कम भी है तो मुमकिन है मेजॉरिटी वाले ये कहें कि जी हम आपको, मुखालिफ को हम नहीं बनने देंगे लीडर, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो उसकी जगह पे कोई और भी बन सकता है। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वीक लोग जो हैं वो पंजाब के हुक्मरान रहे, मुख्तलिफ सूबों के हुक्मरान रहे और मुल्क के हुक्मरान भी रहे, क्योंकि उनमें यही होता था कि इनकी ज़रूरत जो इट वाज़ अ नीड ऑफ टाइम। तो इस लिहाज से ये है। तो इसका मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो बड़ी दैट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और आइडियोलॉजिकली बड़ी डीप रूटेड होती है, और कंपैरेटिवली वो क्रिएटिव नहीं होते और रेवोल्यूशनरी नहीं होते, वो स्टेटस को के कायल होते हैं, क्योंकि उनके ख़ास एक ट्रेनिंग होती है, एक तरबियत होती है, उसके लिहाज से वो चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत की लीडरशिप होती है उसके लिहाज से ये ज़रूरी होता है
कि वो मुल्क को आगे ले जाने में, पूरे इदारों को साथ लेके चलने में वो एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, उनको लिबरल होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अब एक पॉपुलर लीडरशिप नहीं है, चंद एक लोगों को छोड़ के वो पॉपुलर लीडरशिप होती नहीं है कि उनकी आवाम में जड़े हों और आवाम को ही साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे जो इदारे हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि आपने आगे जाना है, मीडिया का सहारा है, और वो मुख्तलिफ़ क्रचेस लेके अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये पहले दिन से पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वो पहले दिन से अपना आगाज़ ही वीक फाउंडेशन के ऊपर करती है। उनकी जो फुटिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है, और उसी में जो है वो कंप्रोमाइज़ हैं, उसमें करप्शन है, उसमें जो है वो एक दूसरों को के साथ जो है वो एक बारगेनिंग है, इस तरह की पोजीशन वो लेके आगे आते हैं। और यही वजह है पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो सामने नहीं आ सकी। इससे आगे हम देखते हैं कि जो हुकूमत होती है उसमें पॉलिसी साजी उसने करनी होती है, लिहाजा उसके पास एक बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं कि वो अपने वज़ीर रखें, मशीर रखें, मावरीन खुसूसी रखें, और बहुत ज़्यादा एक अपने दायरा कार को वो वसी कर सकते हैं पॉलिसी साजी के प्रोसेस को, और उसको वो आगे लेके चल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास ये ऐसे इख्तियार नहीं है, या उनको वो रखना भी नहीं चाहते, और उनके लिहाज से कोई स्पेस भी नहीं है कि वो एक बहुत ज़्यादा एक असेंबली या एडवाइज़र्स या मशीरों की एक पूरी जो है वो फ़ौज जो है वो उसको रख लें। सो उनके लिहाज से ये एक डिसएडवांटेज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर उनके सारी जो पॉलिसी है वो बेस करती है। और आपको पता है जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जो गवर्नर रिपोर्ट्स थी जो ब्रिटिश के दौर में जो है, या जिसको DSR कहते थे, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, और वो यहाँ से फिर बॉटम लेवल से फिर जाती थी SP लेवल के ऊपर, SP लेवल से फिर IG से फिर गवर्नर से फिर वाइसराय को, वाइसराय से फिर वज़ीर अमूर हिंद को, और उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चली जाती। तो डेली सिचुएशन रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे जाती। लेकिन अब उसमें भी उसको चैलेंज किया जाना का एक एस्पेक्ट सामने आया है कि जितने हमारे हिस्टोरियंस हैं, रिसर्चर हैं, वो उनके ऊपर उनको रिलायबल नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि जितनी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो बहुत लोअर रैंक के लोग होते हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो समटाइम्स वीक हो सकती हैं, और उस वीक रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। तो ये एक रिलायबिलिटी का मसला है, और ये हो सकता है कि वो कमज़ोर सोर्सेज़ के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सिचुएशन हो। और इसी लिहाज से आपने देखा है कि पिछले दिनों में एक जर्नलिस्ट की जो है वो गिरफ़्तारी हुई है, और उसके लिहाज से फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम एक क्रिएट हुई, और उसको कोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ी, और मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया। अब ये चीज़ ऐसी है कि अब जो सिविल गवर्नमेंट है उसके पास इदारे हैं, उसके पास कई लोग हैं जो उनको चैलेंज करने वाले हैं, मीडिया में बात करने वाले हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका अपना जो है वो इस तरह का कोई विंग नहीं है कि जिसके लिहाज से वो अपने आप को इन चीज़ों को जस्टिफाई करें, या इन चीज़ों के पीछे जो रिपोर्टिंग है उसको डिस्क्लोज़ ही कर सके। क्योंकि जो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो प्योरली सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, और उसको डिस्क्लोज़ करना ये एक दैट्स क्लोज टू कि भी आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। सो एक पैट्रियटिज़म का ये सिलसिला है, और रिपोर्टिंग को वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत के लोग हैं वो हर बात के ऊपर बात कर सकते हैं, और जो बात नहीं भी कहनी चाहिए वो भी असेंबली के फ्लोर पे कह दिया जाता है, और फिर पूरे दुनिया में जो है जो PIA के का हाल होता है, या जो उसमें पाकिस्तान की सिचुएशन होती है वो आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में है यहाँ पे चूँकि लोग जो हैं वो किसी डिसिप्लिन के कायल होते हैं, और डिसिप्लिन के ताबे होते हैं, कायल नहीं बल्कि वो ताबे होते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी बात करेंगे तो दे विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। तो इस तरह जो है वो ये दोनों इदारे जो हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, फिर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, वाई इस्टेब्लिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर अ गवर्नमेंट।
आप ये देखें कि जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो सरहदें होती हैं। अगर मुल्क की सरहदें मौजूद हैं तो मुल्क का वजूद मौजूद है, अगर सरहदें मौजूद नहीं हैं तो मुल्क का वजूद नहीं है। लिहाजा मुल्क का कायम होना, एक रियासत का कायम होना, ये डिपेंड करता है सरहदों के ऊपर, और सरहदों की मुहाफ़िज़त जो है वो फ़ौज करती है। और फ़ौज का पॉलिसी मेकिंग में या मनसूबाबंदी में डायरेक्ट रोल होता है। जो ये कहते हैं कि जी वो पॉलिसियाँ वो बनाते हैं, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो पॉलिसी बनाता है, कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका बनाता है। तो अभी अगर अमेरिका ने पॉलिसी हमारी बनानी होती तो हम एटमी प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुली उसको कंप्लीट नहीं कर सकते थे। अमेरिका तो पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ है। तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में आज़ाद हैं, और जो इकोनॉमी का मसला है उसमें जो है हमारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, जो कि सबको पता है। तो पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर होते हैं वो फ़ौज होती हैं, और उन्होंने आपको सरहदों के ऊपर जो कुछ होता है, जो शातें होती हैं, जो स्कर्मिशेस होती हैं, जो उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो अमूमन आम तौर पे लोगों के सामने नहीं होता, वो रिपोर्टिंग के ज़रिए होता है। और वो एक रिलायबल रिपोर्ट्स होती हैं कि वो जो है वो हुकूमत को दी जाती हैं, कि जो हमारी ईरान के साथ जो सरहद लगती है उसके ऊपर क्या है, जो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो कराची की जो बंदरगाह है उसके ऊपर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं तजारत के नाम के ऊपर, और इंडिया के साथ जो हमारी है या LOC के ऊपर है वो क्या है। तो वो जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, जो खारजा पॉलिसी है आपकी, वो सारी इसी चीज़ के ऊपर चलती है। और जब आपकी खारजा पॉलिसी में टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, और फ़ौज टेररिज्म को के साथ जब जो है वो उसको काउंटर करती है या उसके साथ उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, तो डायरेक्टली आपकी जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपकी फ़ौज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती, आपकी एजेंसीज़ इन्वॉल्व हो जाती। और आपको पता है कि जितना तूफ़ान ये टेररिज्म का हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ आया था, तो अगर हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ या उनकी प्लानिंग इसमें शामिल ना होती तो ये हमारे लिए मुश्किल था सरवाइव करना। पूरी दुनिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी। तो इस चीज़ में आप देखें कि हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है, हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, तो वो सारी जो है उसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हमारी एजेंसीज़ और हमारी फ़ौज होती है। तो इस लिहाज से ये चीज़ें उनको कहना कि भी ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, तो उसमें जहाँ पे खामी है वहाँ पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये मीडिया का हक़ है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं भाई, उनका हक़ है उनको पॉइंट आउट करना, ताकि हमारी ही कौम है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर नेशन। सो इफ़ दे पॉइंट आउट सम वीकनेसेस, सम वीक एस्पेक्ट्स, सम लैप्सेस, सो दे आर सर्विंग द नेशन एज वेल। उसमें ये नहीं है कि वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ को बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और हुकूमत और जितने बाकी इदारे हैं, वो अगर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चलेंगे, वो अगर मोहब्बत के साथ नहीं चलेंगे, और एक दूसरे को इस पोजीशन के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि कन्विक्शन के साथ नहीं चलेंगे कि हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम अपनी औलादों को एक बेहतरीन पाकिस्तान देना चाहते हैं, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देना चाहते हैं, तो ये हम आगे काम नहीं कर सकेंगे। इफ़ेक्टिवली एक मौसर काम करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, और इस नीयत के साथ कि हमने मुल्क को खुशहाल बनाना है और आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन पाकिस्तान फराहम करना है। एक बात ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर इस चीज़ को पॉलिसी मेकिंग में वो समझते हैं, तो वो महज अपनी रिपोर्टिंग, जो ख़ास तौर पे जो जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, अगर वो बॉटम लेवल के ऊपर कोई ऐसी रिपोर्टिंग होती है, तो उसको थोड़ा सा एक बेहतरीन बनाने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए ज़रूर चाहिए उनको कि वो अपने जो एक बेहतरीन लोग हैं साथ, उनके साथ वो राब्ता रखें, और जितने भी अपने भी जो मशीर हैं या मुआवनीन हैं वो लोग रखें जो इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे हैं, ताकि वो उनको अपना फ़ीडबैक दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उनकी LOC के ऊपर या इंडिया के बॉर्डर के ऊपर
कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें रिपोर्ट आती है, तो डेफ़िनेटली जो हमारे वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग हैं, जो साउथ एशिया के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो उनसे फ़ीडबैक ले लेते हैं और उसके बाद अपनी किसी चीज़ को ऐलान करते हैं, तो वो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह सोशियोलॉजी के ऊपर जो काम करने वाले हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के लोग हैं, ये जो दूसरे लोगों के जो एंटी टेररिज्म के ऊपर काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी के ऊपर हो रहा है, अगर ये उन लोगों को थोड़ा सा उनकी मदद ले लें, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। चूँकि हमारे जितने भी इदारे हैं, उनका मकसद खुशहाल पाकिस्तान और मज़बूत पाकिस्तान है। इस लिहाज से हमें चाहिए कि अगर हम एक दूसरे की मदद लेते हैं, हम उनके मुताबिक अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं और उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। मेरी दुआ है कि तमाम अदारे हमारे बाइज़्ज़त तरीके से और एक क्रिएटिव माइंड के साथ उसको आगे लेके चलें, ताकि आने वाली नस्लों को खुशहाल और मज़बूत पाकिस्तान का तोहफ़ा हम दे सकें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।